गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भावना सिंह चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और सुबह के 9:15 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। और आज दिन है 14 जुलाई 2022। आप लोगों ने सभी लोगों ने पीजीटी का फॉर्म भर दिया है और आप सभी लोगों को मालूम है क्या पढ़ना है। यहाँ तक आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर है। तो मैं बता दूँ कि आपको वीडियोस मिलेंगे ग्रामर पे भी और लिटरेचर पे भी। तो लिटरेचर में आपको नियर अबाउट 20 पोएट्स को पढ़ना है, फॉर्म ऑफ लिटरेचर्स को पढ़ना है, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग इम्पोर्टेंस को समझें। दोनों का इम्पोर्टेंस बराबर है, लगभग समान ही प्रश्न आते हैं। इसलिए आपको फॉर्म ऑफ लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच लिटरेचर में पढ़ना ही पढ़ना है। और क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ पोएम्स, पोएट्रीज में बहुत ज़्यादा होता है और हमें उसे फाइंड आउट करना पड़ता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पोएम्स की कुछ लाइनें दी होती हैं जिसमें राइमिंग वर्ड्स वगैरह फाइंड आउट करना पड़ता है। साथ में आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ता है कि इसमें मेटाफर है, सिमली है, या फिर इसमें पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है, पन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिगर ऑफ स्पीच का हिस्सा है, जो कि मैं लास्ट टाइम बता चुकी हूँ। शायद वो वीडियो पोस्ट नहीं हो पाएगा तो मैं इस चीज़ को इसलिए दोबारा से बता रही हूँ। देयर इज सम टेक्निकल इश्यूज़। तो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया कि 20 पोएट्स को आपको पढ़ना है, अमेरिकन, ब्रिटिश और इंडियन ऑथर्स। पोएट तो सभी नहीं हैं, लेकिन हाँ पोएट में जो विशेष नाम आते हैं आप सब जानते हैं। विलियम शेक्सपियर हैं जिनके सोनेट्स हैं, जॉन मिल्टन हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन कीट हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको पोएट और पोएट्री बताते वक्त हम ज़रूर आपको बताएंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, बहुत सारे नाम आएंगे। तो इस तरह से आपको लगभग 20 ऑथर्स को पढ़ना है, ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन ऑथर्स को लेकर के। और इसके अलावा आपको फॉर्म ऑफ लिटरेचर्स को जानना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ लिटरेचर जानने होंगे। ये तो बात हुई आपके लिटरेचर पोर्शन की। लेकिन अगर मैं बात करूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और घर में हैं और पीजीटी भरे हैं, तो हम लोगों को सबको चाहिए कि थोड़ा समय, थोड़ा यानी कि 6 से 8 घंटा अपने पढ़ाई को दें, अपनी प्रिपरेशन को दें। क्योंकि 3 से 4 महीना आपको मिलेगा, यानी कि कम से कम 10-12 घंटे आपको समय देना पड़ेगा अगर पीजीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये तो हो गया लिटरेचर का फॉर्म। लेकिन आज हम ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर के बारे में आप सब लोग लैंग्वेज के तौर पे जानते हैं। आजकल लैंग्वेज और लिटरेचर 2 पॉइंट्स आते हैं जिनके बारे में बात की जाती है। तो लैंग्वेज के लिए जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाई वी यूज़ लैंग्वेज, हाउ कैन वी यूज़ लैंग्वेज। यानी कि भाषा का प्रयोग का मतलब हुआ जैसे मैं अभी लगातार वाक्यों को बोल रही हूँ, सेंटेंस को बोल रही हूँ, स्पीचेस, सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस, पैराग्राफ मिलके एक स्पीच बनाते हैं। तो स्पीच का कितना इम्पोर्टेंट है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी जानना है, आपको फिगर ऑफ स्पीच भी जानना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा मैं बता चुकी हूँ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं। यानी कि आपको टेंस छोड़ के लगभग सारी चीज़ों के बारे में मैंने भी बताया। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, क्योंकि हम क्या बनाते हैं, या हम इंग्लिश को लिटरली 0 से जब स्टार्ट करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, ABCDEFGH इस तरीके से। तो आप लोगों को पता है कि अल्फ़ाबेट्स अपने आप में कोई मीनिंग नहीं निकालते, लेकिन उनकी एक अपनी पर्टिकुलर साउंड होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड, जैसे ABCDEFZXW, है ना। इस तरह का मेरा कहने का एक वर्ड को इस तरह से बताने का कारण ये है कि हिंदी की वर्णमाला हो या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हो, इनका अपना एक साउंड होता है। जैसे कि हिंदी में कहते हैं दंत स्वर, ओष्ठ स्वर। उसी तरीके से इन शब्दों को और इन अल्फ़ाबेट्स को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनके अपने एक साउंड होते हैं बट ये कोई मीनिंग कंटेन नहीं करते हैं। जब ये लेटर्स, चंद लेटर्स मिल के एक फॉर्म में आते हैं तो वो वर्ड कहलाते हैं। जैसे जंप, कैट, बैट, ठीक है। तो जब ये लेटर्स वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनकी एक मीनिंग होती है। बैट मतलब बल्ला, कैट मतलब बिल्ली,
है ना, ये मीनिंग रखने लगते हैं। लेकिन क्या वर्ड से आप पूरी बात जान सकते हैं? बिल्कुल नहीं जान सकते। तो वर्ड, जब कुछ वर्ड्स आपस में जम्बल्ड न होते हुए एक फॉर्मेट में होते हैं, एक फॉर्म्ड वे में होते हैं, तब वो क्या बनाते हैं? अक्सर बताया जाता है सेंटेंस बनाते हैं। ट्रू है, ये सच्चाई है। इसीलिए ग्रामर को जब शुरू करते हैं तो हम सेंटेंस से ही सिखाना शुरू करते हैं। कभी आप लोग कोशिश कीजिए कुछ पैराग्राफ को पढ़ने की, जैसे कि भी कुछ पढ़ के मैं आपको बताऊंगी भी, तो पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको क्या मिल रहा है इसमें। जैसे दिस इज़ अ गर्ल, अनीता इज़ अ वुमन, शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल, शी हैज़ 2 daughters, है ना। इस तरह के सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो वो अपना अर्थ लेते हैं, लेकिन क्या सेंटेंस को बनाने के बाद, पढ़ने के बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है। 2 चीज़ें होती हैं। जैसे अनीता इज़ अ वुमन, अनीता क्या है? अनीता सब्जेक्ट है, और इज़ अ वुमन अगर हम कहते हैं भावना इज़ प्लेइंग, तो भावना क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेइंग क्या है? इज़ अ प्लेइंग पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, पर प्लेइंग में क्या है? प्लेइंग होता है आपका वर्ब। इज़ क्या है? आपके टेंस को बता रहा है कि वर्तमान है कि भूत है कि भविष्य है। ठीक है, इस तरीके से मैंने छोटी सी कोशिश की ये बताने की कि सेंटेंस हमारा मुख्य हिस्सा है, और सेंटेंस को पढ़ने और फॉर्म्ड करने के बाद हम ये समझ जाते हैं कि हमें वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटरमिनर्स, ये सब चीज़ें क्यों जाननी चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट। क्योंकि इस अगर टेंस बताता है तो अ क्या बताता है? जैसे शी इज़ अ गर्ल, ए बोलते हैं ना, शी इज़ अ गर्ल, ए ऐसे अल्फ़ाबेट है, लेकिन यहाँ पर ए क्या है? ए आर्टिकल है। तो हमें आर्टिकल के बारे में भी जानना चाहिए। तो ग्रामर की जो क्लासेस होंगी, शॉर्ट ऑफ क्लासेस अलग आएंगी, जो आपके पीजीटी में हेल्प करेंगी और पीजीटी को पूरा प्रिपरेशन कराएंगी, टीजीटी प्रिपेयर कराएंगी। इवन अगर आपने इस ग्रामर को अच्छे से पढ़ लिया तो आप टेट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, जिसमें कि इंग्लिश एक अच्छी मात्रा में आता है, 30-40 क्वेश्चन आते हैं, आप, मेरी गारंटी है कि आप उसको अच्छे से कर लेंगे और गलतियाँ 0 होंगी या कम से कम होंगी। तो शुरुआत हम करेंगे 10 सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस से पहले हम एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि कभी कभी ऐसा होता है, सेंटेंस हमेशा 2 क्लॉज से मिलके बना होता है, 2-3 क्लॉज हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन इसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप जानेंगे कि सेंटेंस से पहले भी वर्ड आपस में इकट्ठे होते हैं और कुछ न कुछ मीनिंग निकालते हैं, लेकिन वो संपूर्ण मीनिंग नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा, इन अ कॉर्नर, beside the table, beside the curtain, beside the door, ये 3-4 वर्ड्स मिलकर के एक फ्रेज़ बना रहे हैं। इसको हम फ्रेज़ बोलते हैं, एक फ्रेज़ बनाते हैं। वो फ्रेज़ का मायने तो होता है, वो संपूर्ण मायने नहीं होता। जैसे कि अगर फ्रेज़ की डिफिनेशन की बात की जाए, अ फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंसेप्ट एंड इज़ यूज्ड एज अ यूनिट विद इन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। अब फ्रेज एंड इडियम्स करके बहुत सारे कॉम्पिटेटिव बुक्स में आपको चैप्टर मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको फ्रेज जानना होगा, आपको क्लॉज जानना होगा, आपको सेंटेंस के प्रकार जानने होंगे। 2 तरीके से आप इसे जान सकते हैं। पहला तरीका है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा तरीका है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरीके से 4-5 फॉर्म हैं, टाइप्स हैं, 4-5 टाइप्स हैं जिसको आपको जानना होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव ही कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, यानी कि 4 तरीके के मुख्य सेंटेंस होते हैं। इनको आपको जानना होगा, सिर्फ जानना ही नहीं होगा। आप एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी डिफिनीशन नहीं आती है, कभी भी डिफिनीशन नहीं आती है। कहने का मतलब कि एक आध डिफिनीशन आ जाए तो ये नहीं कि मैम ने कहा तक डिफिनीशन नहीं आती है। कभी अपवाद, एक्सेप्शन, ओमिशंस होते हैं, और हर एक चैप्टर में आपको ओमिशंस बताए जाएंगे।
कारण है कि कहीं कहीं जीवन में जैसे अपवाद होते हैं वैसे शिक्षा में भी अपवाद होते हैं। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्नाइज हुई है, कुछ चीज़ें चेंज किए गए, जैसे व्हील चेयर के यूज़ के विषय में भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। काफ़ी नहीं है, बहुत छोटे हैं, थोड़े हैं, लेकिन आपको डीपली समझना होगा क्योंकि ये क्लास मेरे हर एक बच्चे के लिए है जो ज़ीरो से शुरू करता है। तो ये आपके पीजीटी एग्जामिनेशन में हेल्प तो करेगा ही करेगा, आपको थ्योरी और कंटेंट तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, रिकॉल कीजिए। फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस 3 हिस्से होंगे इसके, यानी कि सेंटेंस का हिस्सा क्लॉज भी होता है और सेंटेंस का हिस्सा फ्रेज़ भी होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेज़ को जानेंगे। फ्रेज़ क्या होता है, और आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, फ्रेज़ जानने के साथ साथ देखिए, मैंने इसीलिए हमेशा कहा कि छोटे 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक की बुक पढ़िए, A to Z ग्रामर मिलेगा, A to Z सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आप उसको पढ़ने के बाद अगर ऐसे ही रख देंगे तो डेफिनेटली ये मेरा वादा है कि आप कभी भी प्रैक्टिस बिना किए उसमें पारंगत नहीं हो सकते, एक्सपर्ट नहीं हो सकते। प्रैक्टिस, ऑलवेज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक इंसान को परफेक्ट बनाती है प्रैक्टिस, लेकिन इसका मतलब नहीं केवल इंग्लिश और मैथ्स में ही प्रैक्टिस होती है, लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। और जैसे हम कहते हैं एक लॉयर है प्रैक्टिस करता है, एक डॉक्टर है प्रैक्टिस करता है, बट टीचर के लिए हम नहीं कहते वो प्रैक्टिस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक इंसान जिसको अपने आप में इम्प्रूवमेंट चाहिए, अपनी पर्सनालिटी में ग्लो चाहिए, अपने बॉडी में ग्लो चाहिए, तो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, और सीखने की आदत बना के रखनी पड़ेगी। वो आदत आपको कैसे आएगी, वो इस तरीके, देखिए ये जब भी मैं आप लोगों से बातें करती हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि ऑफ़लाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, आप कभी भी ले सकते हैं, और फैज़ाबाद में लोकल हैं तो यू आर लकी कि आपको यहाँ से इलाहाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप एक अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा कर के हज़ारों परेशानियाँ उठा करके पढ़ेंगे। ये चैनल भी आप ही लोगों के लिए है ताकि आप लोग सीखें। और मैं हमेशा यही नहीं कहती कि बुक पढ़िए, मैं ये कहती हूँ अच्छी बुक पढ़िए, अपने पसंद की भी बुक पढ़िए, लेकिन वो किताबें भी पढ़िए जो आपको सिखाती हैं। जैसे कि पहला टॉपिक मैंने कहा, सेंटेंस को जानने से पहले आपको क्या जानना होगा, फ्रेज़ और क्लॉज। अगर देखा जाए तो फ्रेज़ क्या है, अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंसेप्ट एंड इज़ यूज्ड एज अ यूनिट विद इन अ सेंटेंस। अगर देखा जाए तो फ्रेज क्या है, द अक्यूज्ड डाइड बिफोर हिज ट्रायल, ये एक सेंटेंस है। द अक्यूज्ड डाइड बिफोर हिज ट्रायल, ये ग्रुप में 2 सेंटेंस हो गए। देखिए ये एग्जांपल मैं क्लॉज में भी आपको दे सकती थी, एग्जांपल आपको मैं सेंटेंस में भी दे सकती थी, लेकिन मैं ये सेंटेंस इसलिए ली हूँ कि आप देखिए सेंटेंस है, पूरा का पूरा सेंटेंस है, लेकिन अभी मैंने क्या कहा, फ्रेज क्या है, एक हिस्सा होता है, एक यूनिट होता है सेंटेंस का। तो यहाँ पे इसने कहा बिफोर हिज ट्रायल। बिफोर हिज ट्रायल क्या है, बिफोर हिज ट्रायल मतलब उसके ट्रायल से पहले, ये एक फ्रेज़ है, और इस फ्रेज़ ने एक सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट किया, यानी कि द अक्यूज्ड डाइड, यानी कि जो अक्यूज था, जिसके ऊपर आक्षेप प्रत्याक्षेप लगे थे, जिसकी ट्रायल होने वाली थी, वो मर गया पहले ही ट्रायल के। तो जो इसमें वर्ड है बिफोर हिज ट्रायल, एग्जाम्पल, मैं मोस्टली एग्जाम्पल्स के साथ आपको चीज़ें क्लियर करूँगी, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, और बहुत फास्ट मैं नहीं चलूँगी, क्योंकि मेरा मोटिव, मेरा मकसद आप लोगों को सिखाना है, समझाना है, और जीवन में व्यवहारिक तौर पे आप इसको अपनाएं और अपने राय, सलाह, मशवरा आप दे सकते हैं। फ्रेज़ को जितना अच्छे से समझेंगे, उतने सारे फ्रेजेज़ आप लिख के मुझे भेज सकते हैं कि मैम क्या ये फ्रेज़ है, या बहुत सारे फ्रेजेज़ के एग्जांपल्स आप निकाल के भेजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे पहले एग्जांपल निकाल के भेजिए, और अगले ही वीडियो में मैं तुरंत आप लोगों को फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस के डिफरेंस को क्लियर करती हूँ, उनके डेफिनेशन को क्लियर करती हूँ, और कुछ और एग्जाम्पल्स इसी तरह के मैं लेकर आपको बताती हूँ, जैसे कि द अक्यूज्ड डाइड बिफोर ही वॉज ट्राइड। ये सेंटेंस चेंज हुआ, हिज ट्रायल, ही वॉज ट्राइड। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लीज़
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप लाइकिंग और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू ये देखते रहें कि कितना आसान हो जाता है जब हम किसी चीज़ को सुनने के बाद डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आज आप लोगों ने ये सुनने के बाद बहुत सारे फ्रेज़ निकाले, फ्रेज़ को यूज़ करना शुरू किया, जैसे इन अ कॉर्नर, अगला पूछेगा व्हाट इज़ इन अ कॉर्नर, सेंटेंस कंप्लीट, क्वेश्चन मार्क में कंप्लीट हुआ। द टेबल इज़ इन अ कॉर्नर, एक कोने में एक छोटी सी टेबल पड़ी हुई है, उस टेबल पर एक फ्लावर पॉट है। देखिए हम हिंदी में जब बोलते हैं किसी भी चीज़ को, जब हम हिंदी में बोलते हैं तो हमको ऐसा रियलाइज़ होना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए कि यार हम कोशिश तो करें कि ये सेंटेंस कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। एक कोने में मेज पड़ी है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा और जवाब दीजिएगा और बहुत सारी फ्रेजेस को लिख कर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मैंने आज ये फ्रेज़ फाइंड आउट किया है। तो आई लव इट टू सी एंड टू टॉक टू यू। ये समझ लीजिए ये मेरे आपके बीच की बातें हैं, जितना आप रिस्पॉन्स करेंगे उतना मज़ा आएगा मुझे आप लोगों को बताने में। सो बाय बाय फॉर नाउ।